सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा सिंथिया रोसेंजवेग को। तो नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं ये सिंथिया रोसेंजवेग, जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 से भी सम्मानित किया गया है। उन्हें खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर उनके द्वारा तैयार किए गए मॉडल के सम्मान में ये पुरस्कार मिला है। 2022 का मिला इन्हें। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला था, और अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला था। बताओ फिर क्या आंसर होगा। शकुंतला हरिके सिंह थिल्स्टेड को। और खाद्य यानी कि फूड, और फूड की बात है तो 2 डेज आपको याद रखने हैं। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, इंटरनेशनल नो डाइट डे। ये कब मनाया जाता है? 6 मई को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला? सिंथिया रोसेंजवेग को। बाकी अभी 31वां जेडी बिरला पुरस्कार किसे मिला था? नारायण प्रधान को मिला था। सरस्वती सम्मान 2021 का ये मिला था रामदर्श मिश्रा को। कौन से नंबर का है? ये भी 31वें नंबर का है, उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। और बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? दीपक धर बने थे। ये नाम भी ध्यान रखिएगा बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 मई को। तो फिटनेस के महत्व के बारे में युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए और एथलेटिक्स में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए हर साल 7 मई को पूरी दुनिया में ये वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे कब मनाया गया था, तो आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल को। और नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाते हैं। महान हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, उनके जन्मदिन को मनाया जाता है। और एक और प्रश्न आपसे पूछना बनता है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 ये किसे मिला? तो आंसर होगा PR श्रीजेश को। हॉकी प्लेयर है, बेसिकली गोलकीपर है ये, इनको मिला था ये सम्मान। और रानी रामपाल के बाद ये सम्मान पाने वाले ये दूसरे भारतीय बने थे। अच्छा, अब आप लोग काम करिए कि मई में कौन कौन से दिन अभी तक हम मना चुके हैं, ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके देखिए और फिर खुद से एनालिसिस कीजिए कि कितने डेज आपको याद हैं, क्योंकि अभी तक डेली मैं आप लोगों को सारे डेज बता रहा हूँ। जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको खुद रिवाइज करवा रहा हूँ। अब देखिए हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। उसी का नाम है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल हरियाणा के सभी जिलों में अलग अलग चेक पॉइंट पर किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? रेत या फिर दूसरी खनन सामग्री ले जाने वाले ट्रकों को, वाहनों को ट्रैक करने के लिए। अब बात यहाँ पे हरियाणा की है, तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। और आप जानते हो चंडीगढ़ में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर भी लगा था। और चंडीगढ़ की ही है हरनाथ संधू, जो 70वें मिस यूनिवर्स का खिताब जिन्होंने जीता था। यहाँ के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। आप जानते हो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम से उसका 4था संस्करण ये कहाँ पे होगा? पंचकुला हरियाणा में, जिसका मैस्कॉट है धाकड़। उसके अलावा अभी जो 12वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश में, उसको हरियाणा ने जीता है तमिलनाडु को हरा करके। और अभी हरियाणा सरकार ने ही मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल को भी लॉन्च किया था। और अभी भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता? मेदांता, ये गुरुग्राम में है। और अभी 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022, ये भी मार्च में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पे? हरियाणा के फरीदाबाद में। इसमें थीम स्टेट था जम्मू कश्मीर और पार्टनर कंट्री भागीदार देश कौन सा था? उज्बेकिस्तान था। अभी हरियाणा ने ही मातृशक्ति उद्यमिता योजना को भी शुरू किया था। और भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर ये कहाँ पे स्थापित होगा? तो याद रखना गुरुग्राम में। और गुरुग्राम की बात है तो याद रखना
भारत का पहला हेली हब ये किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम में ही। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गुरुग्राम में ही। देश का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम में ही। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर ये गुरुग्राम में ही लॉन्च किया गया था। और अभी गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है? कला रामचंद्रन बनी है। और गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? तनिष्का कोटिया बनी थी। इनका संबंध किस खेल से है? ये भी याद रखो, शतरंज प्लेयर हैं, ये चेस प्लेयर है। और क्या आप जानते हो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है इसे पानीपत हरियाणा से ही शुरू किया गया था। कब? 22 जनवरी 2015 को। और जो पानीपत है ना, इसको बुनकरों का शहर कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में चर्चा में रही नेथन्ना बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। और नेथन्ना का मतलब होता है बुनकर, तो आप इसे बुनकर बीमा योजना भी कह सकते हो। तो अभी तेलंगाना सरकार ने इस योजना के तहत हथकरघा और बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है। तो अभी राज्य सरकार ने बीमा योजना के तहत बुनकरों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। तो अब बुनकरों के लिए जो तय किया गया बीमा कवरेज है वो किसानों के बीमा कवरेज के बराबर हो गया है। और बात बुनकरों की चलिए तो 2 योजनाएं मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा। पहली योजना है कारखंडर योजना, ये बुनकरों के लिए ही है। आपको बताना है ये किस राज्य में शुरू की गई थी या यूनियन टेरिटरी में शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। और एक और है बुनकरों के लिए नेकरा सम्मान योजना, ये चलाई गई थी कर्नाटक में। अच्छा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त आंसर होगा। लेकिन यहाँ तो बात तेलंगाना की है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो, तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद से अभी आपको याद आएगा, एक तो हैदराबाद और एक मुंबई, इन दोनों को 2021 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया था। जो माइक्रोसॉफ्ट है ये हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भी स्थापित करेगा। और हैदराबाद में ही स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई स्टैच्यू है। और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पे खुला? हैदराबाद में ही। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? हैदराबाद में ही। और आपको याद है ना, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। इनके पास एडिशनल चार्ज भी है पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का। और भारत के जो 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है रामप्पा मंदिर, ये आपको तेलंगाना में ही मिलेगा। और 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा है जो आपको गुजरात में मिलेगी। और बथुकम्मा त्यौहार जो कि फूलों का त्यौहार है, ये तेलंगाना में मनाया जाता है। हुसैन सागर झील आपको यहाँ पे मिलेगी। मृगवानी नेशनल पार्क हो गया, अमराबाद टाइगर रिजर्व हो गया, ये आपको सब यहीं पे मिलेंगे। अच्छा, अभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, संसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन में टॉप पे कौन रहा था? तेलंगाना। उसके अलावा फसल विविधीकरण सूचकांक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को लागू करने वाला पहला राज्य भी आपका तेलंगाना ही है। और मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 इसका आयोजन भी कहाँ पे हुआ था? तेलंगाना में। याद रखना, ये कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मई 2022 में किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा तेज कौल। तो रिटायर्ड जनरल तेज कौल को अखिल भारतीय रचनात्मक समिति ने निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। अभी तो जनरल तेज कौल को ये सम्मान उनके विभिन्न अतुलनीय प्रयासों और पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने और कोरोना काल में की गई मानवीय सेवाओं के लिए ये सम्मान मिला है। क्या कहते हैं इसको? निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार। किसे मिला? जनरल तेज कौल को। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी व्हीटली गोल्ड अवार्ड किसे मिला, तो आंसर होगा चारुदत्त मिश्रा को हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। जबकि अभी व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार मिला था डॉक्टर भूषण कुमार को। और 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में मिला था विनोद शर्मा को। यह नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मई 2022 में कौन 8000 मीटर से
अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो आंसर होगा इसका प्रियंका मोहिते। तो महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाली हैं ये प्रियंका मोहिते, और अभी इन्होंने इतिहास रच दिया। कैसे? ये 8000 मीटर से ज़्यादा जो ऊंची 5 चोटियां हैं उनको फतेह करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। क्या नाम है? प्रियंका मोहिते। और प्रियंका मोहिते के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। हमने जब पढ़ा था कि जो नेपाल में है माउंट अन्नपूर्णा, इसको फतेह करने वाली ये पहली भारतीय महिला पड़ी, तो उसको फतेह करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी, तब आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। अच्छा, ये जो नाम लिख रहा है ऋत्विक श्री, ये आंध्र प्रदेश के हैं, इनकी उम्र 9 साल है। और अभी माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, इसको फतेह करने वाली ये एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की है। अच्छा, ये जो नाम लिख रहा है ऋत्विक श्री, ये आंध्र प्रदेश की हैं, 9 साल इनकी उम्र है। और अभी ये माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसको फतेह करने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की बनी थी। और फिर इनके बाद हमने विराट चंद्रा का नाम सुना था, ये भी हैदराबाद से हैं, इनकी उम्र 7 साल है। और फिर ये माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले सबसे युवा बन गए थे। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि माउंट एवरेस्ट जो कि एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इस पर चढ़ने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी थी? तो आंसर होगा सराय खुमालो, ये साउथ अफ्रीका की हैं। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे नाम यहाँ पे आप पढ़ते रहते हो कि आज ये चढ़ गए, आज वो चढ़ गए, लेकिन 2-3 नाम आप ज़रूर याद रखना। जैसे कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो आंसर होगा बछेंद्री पाल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला का नाम क्या है, तो फिर आंसर होगा अरुणिमा सिन्हा। और किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे, तो जो स्टैटिक क्वेश्चन वहाँ पे आपको कराए जाते हैं, वहाँ मैंने आपको कई बार ये चीज़ें रिपीट की है। तो अभी आपकी नॉलेज चेक कर लेते हैं। चलो बताओ, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आंसर होगा माउंट किलिमंजारो। किस देश में है ये? तंजानिया में। उत्तरी अमेरिका की है माउंट डेनाली, या उसे माउंट मैकनेली भी बोलते हैं, या अलास्का में है। और दक्षिणी अमेरिका की है माउंट एकांगुआ, ये आपको मिलेगी अर्जेंटीना में। जो एंडीज पर्वतमाला है उसी में ये स्थित है। और माउंट एकांगुआ से आपको कुछ याद आ रहा होगा, काम्या कार्तिकेयन का नाम, ये 12 साल के भारतीय हैं, सबसे युवा पर्वतारोही बने थे इस पे चढ़ाई करने वाले। जबकि अंटार्कटिका की हम लोग बात करें तो उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट विंसन मैसिव। और ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोजियस्को। एशिया की माउंट एवरेस्ट हो गई, और यूरोप की है माउंट एल्ब्रुस। चलो बताओ, माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। और 29 मई को ही क्यों मनाते हैं? तो 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और उनके जो शेरपा थे तेंजिंग नोरगे, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे चढ़ाई की थी। वैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मई 2022 में T20 क्रिकेट में सबसे अधिक अर्धशतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और ये 89 अर्धशतक लगा चुके हैं T20 क्रिकेट में, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के एक और प्लेयर थे जिनका भी निधन हो गया, उनका क्या नाम था? शेन वॉन। और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका क्या नाम है? नो स्पिन। आपको याद होगा आईपीएल जब शुरू हुए थे, सन 2008 की बात है, जो उसका पहला सीजन जीता था किसने? राजस्थान रॉयल ने। तो उसके उस वक्त कप्तान यही थे, शेन वॉन। अच्छा, अभी आपको याद होगा विजडन ने 5 खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना था। इन 5 में से 2 भारतीय थे। उन भारतीयों के नाम बता दो आप। तो आंसर क्या होगा? जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा। और एक महिला भी थी उन 5 में, उस महिला का नाम क्या है? डैन वॉन। ये महिला खिलाड़ी है कहाँ की? साउथ अफ्रीका की। और आपको याद आएगा T20 में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने थे अभी, कौन? रोहित शर्मा। पहले कौन है? विराट कोहली हैं। और एक शकीबुल गनी का नाम आपको याद होगा, ये बिहार के हैं, और अभी रणजी में डेब्यू में 3रा शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने थे ये। बाकी आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? स्मृति मंधाना को। रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड मिला इन्हें। और आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी मिली है इनको। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे।
अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा जारी सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सेक्स रेशो, ये कहाँ पे दर्ज किया गया? तो आंसर होगा लद्दाख। देखो, अगर आपको याद हो तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है, जो सेक्स रेशो है, वो सबसे ज्यादा था केरल का और सबसे कम था हरियाणा का। लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशो मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो सेक्स रेशो ज़्यादा मतलब महिलाएं ज़्यादा है पुरुषों की तुलना में। और अभी जो ये 2020 के आंकड़े आए हैं, डेटा आया है, उसमें बताया गया कि भारत में अब सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो है लद्दाख का। कितना है? 1104 है। 1104 मतलब क्या समझे आप? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1104 महिलाएं हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ का सेक्स रेशो है 1011। और जो अभी तक केरल पहले स्थान पे बना हुआ था, अब केरल का सेक्स रेशो घट चुका है। वहाँ का कितना हो गया? 969, यानी कि 1000 पुरुषों पर जो महिलाएं हैं वो कितनी है? 969 है। और सबसे कम किसका हो गया? मणिपुर का हो गया है, 880 हो गया यहाँ का, यानी कि 1000 पुरुषों पर 880 महिलाएं हैं। अब देखो, बात लद्दाख की है तो ये रहा मैप में लद्दाख। इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधाकृष्ण माथुर है। इसकी विंटर कैपिटल है कारगिल और समर कैपिटल है लेह। अभी जो नवीं राष्ट्र महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी हिमाचल प्रदेश में, उसको लद्दाख ने ही जीता था। और अभी लद्दाख का पहला एफएम रेडियो स्टेशन भी लॉन्च किया गया लेह में। और आपको याद होगा, विश्व की सबसे ऊंची सड़क ये लद्दाख में उमलिंगला दर्रा है, वहीं पे बनाई थी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। अच्छा, अभी लद्दाख का राजकीय पशु कौन सा बन गया है? हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड बन गया। और राजकीय पक्षी काले गर्दन वाली क्रेन बन गई है। और देश का पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन भी किया था लद्दाख में ही। और लद्दाख विश्वविद्यालय का नाम सिंधु नदी के नाम पे रखा जाएगा। और ये पहली बार होगा जब किसी यूनिवर्सिटी का नाम नदी के नाम पे होगा। और अभी भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का भी निर्माण किया। अच्छा, वैसे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क ये आपको लद्दाख में मिलेगा, हेमिस नेशनल पार्क। और वैसे भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में, जिसको कहते हैं साउथ बटन नेशनल पार्क। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजीव कपूर को। तो अभी एयर मार्शल संजीव कपूर को इंडियन एयरफोर्स ने निरीक्षण और सुरक्षा विभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नाम याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए अभी नए थल सेना उपाध्यक्ष आर्मी वाइस चीफ कौन बने? बीएस राजू। और जब भी बीएस राजू के बारे में आपको बताता हूँ, इन्हीं से मिलता जुलता नाम है डॉक्टर एस राजू, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे ये। चलो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी थी? बाकी मनोज पांडे आप जानते ही हो, नए आर्मी चीफ बन गए हैं मनोज मुकुंद नरवणे की जगह। और वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? आर हरि कुमार है। और नेवल चीफ हैं विवेक राम चौधरी। और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, मई 2022 को परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, उसके लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो परिसीमन जो आयोग होता है, इसका काम क्या होता है? तो किसी राज्य के अंदर कितने विधानसभा क्षेत्र होंगे, कितने लोकसभा क्षेत्र होंगे, ये तय करना इसका काम होता है। तो आपको बताया अभी लेटेस्ट जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हुआ था। तो अभी जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए एक आयोग बनाया गया। किसकी अध्यक्षता में? रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। तो मैंने क्या बोला, फिर से सुनो। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के लिए यानी कि सीटों के निर्धारण के लिए जो परिसीमन आयोग का निर्माण हुआ है, किसकी अध्यक्षता में हुआ है? रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में हुआ है। और अभी इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है और उसमें इन्होंने क्या कहा कि जम्मू कश्मीर में टोटल 90 विधानसभा सीट होंगी, जिसमें से 43 तो जम्मू में होंगी और 47 कश्मीर में होंगी। और इनमें 9 सीटें जो होंगी ये एसटी के लिए रिजर्व हैं। और टोटल 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होंगे। तो आपको तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये सीटों की संख्या आपको याद रखनी है। टोटल विधानसभा सीटें कितने हैं जम्मू कश्मीर में? 90। 43 तो आपकी जम्मू की और 47 कश्मीर में। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मई 2022 में जीतो कनेक्ट 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा पुणे में। तो अभी महाराष्ट्र के पुणे में
जैन पवेलियन में इसका आयोजन किया गया अभी 6 से 8 मई तक। ये है जीतो कनेक्ट 2022। ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड समिट है और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। और यहाँ पे जीतो का मतलब क्या हो गया, फुल फॉर्म क्या हो गई, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जैन जैसे ही मैंने बोला होगा आपके माइंड में कुछ क्लिक कर गया होगा। अभी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण हुआ था कर्नाटक के बंगलुरु में, जिसका मैस्कॉट वीरा था, तो उसमें पहले स्थान पे जैन यूनिवर्सिटी ही तो है। तो वहीं से आपके माइंड में ये क्लिक करा होगा जैन। और इसको याद भी रखना आसान हो जाएगा। अगर आपके मित्रों में कोई जैन है तो अब उसको बोल देना कि जैन साहब आप तो पहले नंबर पे आ गए, तो इससे चीज़ें आपको याद भी रहेंगी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी मई 2022 में किस फुटबॉल क्लब ने 35वां स्पेनिश लीग खिताब जीता, तो इसका आंसर होगा रियल मैड्रिड। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। मई महीने के पहले वाले वीक का पहला वाला पार्ट आ चुका है, सेकेंड वाला पार्ट आज आ जाएगा। उनकी क्विज लगा लीजिएगा और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। क्विज से याद आया, इन सभी क्वेश्चन का क्विज भी अपलोड कर दिया गया है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहाँ जाइए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।